हेलो एवरीवन। अच्छा, पिछली क्लास में हमने सेक्शन 54 तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 55। सेक्शन 55 डील करता है विद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वैसे इसमें अगर एक छोटी सी बात आपको मैं पहले ही बता दूं, थ्योरेटिकल पार्ट, इस सेक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट तो हम अभी पढ़ेंगे कंपनी लॉ में। बाकी इस चैप्टर का ना, इस टॉपिक का प्रैक्टिकल पार्ट भी पढ़ेंगे हम, लेकिन वो कंपनी लॉ में नहीं, वो अकाउंट्स में पढ़ेंगे हम, क्योंकि अकाउंट्स में ना पूरा एक चैप्टर आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर है, तो उसमें एंट्रीज वगैरह कैसे बनेंगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल थ्योरेटिकल पार्ट आप याद रखना, उस चैप्टर में भी आपको काम आएगा। चलो मुझे बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो पहली बात आपको याद रखनी है वो क्या है, कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। इशू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज प्रोहिबिटेड। तो कंपनी अगर इशू करेगी तो वो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अच्छा, तो इसे तो आप भूल जाते हैं, बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। अच्छा, जहां तक कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात है, हमें दो टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। एक तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के इशू के लिए क्या कंडीशंस है, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के लिए क्या कंडीशंस है। ये दो कंडीशंस हमें पढ़नी है, इशू की कंडीशंस और रिडेम्पशन। चलो पहले इशू की पढ़ते हैं। अच्छा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए अथॉरिटी कहां पर होनी चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने आपको ऑथराइज कर रखा है तो आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। प्लस क्या पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तीसरी शर्त, आपने कोई डिफॉल्ट ना करा हो पहले कभी इन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो याद रखना, आपने पहले कभी प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन में कोई डिफॉल्ट ना करा हो, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने में कोई डिफॉल्ट ना करा हो। तो तीन शर्तें हैं ना इशू करने की, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और कोई डिफॉल्ट ना करा हो, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने में पहले कभी, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने में। अच्छा, अब मेरे को बताओ, अगर ये तीन शर्तें पूरी होती हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर्स क्या कर सकते हो? इशू। और एक बात याद रखना, प्रेफरेंस शेयर्स का पीरियड ऑफ रिडेम्पशन मैक्सिमम, याद रखोगे, ये कितना हो सकता है? 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी रिडेम्पशन पीरियड प्रेफरेंस शेयर्स का मैक्सिमम 20 साल हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, 20 साल के अंदर अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाना पड़ेगा 20 साल के अंदर अंदर। हाँ, ये जो मैंने पीरियड बताया ना 20 साल, इसका एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनना। क्या एक्सेप्शन है? अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, पहली शर्त क्या है? आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। और दूसरी शर्त, एनुअल रिडेम्पशन एट द रेट ऑफ 10% बिगिनिंग विद 21st ईयर। ये मैं आपको ना थोड़ा सा समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना इसे, किस तरह समझते हैं, जरा देखो। देखो, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स की किसके लिए इशू करे? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है,
तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन पीरियड मोर देन 20 इयर्स हो सकता है। वैसे तो बताओ रिडेम्पशन पीरियड 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आपने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे हैं तो रिडेम्पशन पीरियड 20 साल से ज्यादा हो सकता है। लेकिन फिर भी 30 साल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, मतलब लेस देन इक्वल टू 30 इयर्स। तो मुझे बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए रिडेम्पशन पीरियड कितना हो सकता है? मोर देन 20 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या मोर देन 30 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो याद रखना रिडेम्पशन पीरियड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए मोर देन 20 बट अप टू 30 हो सकता है। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे, एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, वर्थ ₹1 लाख और रिडेम्पशन पीरियड इसका रखा सपोज 30 साल। रिडेम्पशन पीरियड कितना रखा? 30 साल। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले मुझे ये बताओ, आपने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए और रिडेम्पशन पीरियड 3 साल रखा। 30 साल रख सकते हो या नहीं? बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन उन्होंने एक शर्त और बताई है, और वो क्या कि अगर रिडेम्पशन पीरियड 30 साल है ना, तो आप क्या करोगे, 21 साल ऑनवर्ड्स, 21st ईयर ऑनवर्ड्स। कौन से ईयर ऑनवर्ड्स? 21st ईयर ऑनवर्ड्स हर साल 10% आप रीपे करना शुरू कर दोगे, रिडीम करना शुरू कर दोगे। तो मुझे बताओ कौन से साल से रीपेमेंट करनी शुरू कर देनी है? 21st ईयर से आपको रीपेमेंट करनी शुरू कर देनी। उससे पहले करना चाहते हो शौक से करो, लेकिन 21st ईयर से तो आपको रीपेमेंट शुरू करनी पड़ेगी। कितनी? 10%। तो बताओ 21st ईयर में 10% लौटाऊंगा, 22nd ईयर में 10%, 23rd में 10%, करते 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 30th ईयर में कितना लौटाऊंगा? अपने आप बताओ। 100% हो जाएंगे ना भाई। हर साल 10% लौटा रहे हो तो 10 सालों में कितना लौटाओगे? पूरा 100%। इसका मतलब 30 साल में ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गए? रिडीम। तो मुझे एक बार बताओ शर्त क्या है? पहली बात, आप रिडेम्पशन पीरियड 20 साल से ऊपर रख सकते हो अगर केस किसका है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। दूसरी बात, 21 ईयर ऑनवर्ड्स, 21st ईयर ऑनवर्ड्स आप 10% हर साल लौटाना शुरू कर दोगे, ताकि 30वें साल तक पूरा पैसा रीपे हो जाए। अच्छा एग्जांपल लूं एक, अगर रिडेम्पशन पीरियड 25 साल है तो उन्होंने कहा 21st ईयर से आप पैसा लौटाना शुरू कर दो। कितना लौटाऊंगा हर साल? 20% 20%। तो 23rd ईयर में 20, 24th में 20, 25th में 20, और 5 साल में यानी 25वें साल तक पूरा पैसा क्या हो जाएगा? रिडीम हो जाएगा। तो अगर ये दो शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर्स क्या कर सकते हो? पीरियड कितना रख सकते हो? मोर देन 20 इयर्स आप रख सकते हो, लेकिन फिर भी आप 30 साल से ऊपर तो रख ही नहीं पाओ। अच्छा ये कंडीशंस मैंने बताई फॉर इश्यू। अब मैं बात करूंगा कंडीशंस फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ध्यान से, सिंपल कंडीशंस है ये। पूरा ना प्रैक्टिकल करेंगे इसका हम, तो बहुत ध्यान से अभी थियोरेटिकल पार्ट सुनना। कंडीशंस फॉर रिडेम्पशन। पहली बात, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करोगे ना, एक बात याद रख लेना, जब तक प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है आप उन्हें रिडीम नहीं कर सकते। एग्जांपल देके बताऊं, थोड़ा सा ध्यान से समझनी है मेरी, कुछ बातें बड़ी काम आएंगी आपको ये अकाउंट्स में। एक एग्जांपल लिखो, ये देखो, ये बैलेंस शीट है कंपनी की। कंपनी की बैलेंस शीट में 10%
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल स्टैंड कर रही है 1 लाख की। कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ पीएल स्टैंड कर रहा है, नहीं 2 मिनट थोड़ा चेंज करते हैं। आपके 10,000 प्रेफरेंस शेयर स्टैंड कर रहे हैं एट ₹10 ईच, ₹8 पेड अप। ठीक है, तो कितना हो गया? 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8, 80,000। चलो अब मुझे बताओ, ये पहला पॉइंट रिडेम्पशन का क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप, मुझे बताओ क्या ना कर दो। आप प्रेफरेंस शेयर्स को क्या ना कर दो? फुल्ली पेड अप, यानी पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड। तो मुझे एक बात बताओ, 10 रुपए के शेयर पे शेयर होल्डर ने 8 रुपए दे रखे हैं, मुझे करना है इन शेयर्स को फुल्ली पेड अप। तो कैसे करूं? एक काम करते हैं, शेयर होल्डर से 2 रुपए की फाइनल कॉल बुलवा लेते हैं। अच्छा, जैसे ही 2 रुपए की फाइनल कॉल बुलवाएंगे, ये शेयर्स क्या हो जाएंगे? फुल्ली पेड अप। और एक बार फुल्ली पेड अप हो गए तो आप इन्हें क्या कर सकते हो? आप रिडीम कर सकते हो। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? ध्यान से जरा देखनी है अभी बातें। रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स और आउट ऑफ फ्री रिजर्व। अब ना एक बात सुनो, इसी एग्जांपल को ना बेस बना के चलते हैं। देखो, इसी एग्जांपल को बेस बना के चलते हैं। चलो, मुझे ना एक बात का जवाब पहले दो। आपने 2 रुपए की फाइनल कॉल बुलवा ली, अब बताओ ये शेयर्स अब कितने हो गए? प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 प्रेफरेंस शेयर हो गए 10 रुपए के हिसाब से, मतलब कितने के? 1 लाख के हो गए अभी। अब तो फुली पेड अप हो गए ना। अब पता है आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 लाख रुपए लौटाना है, रिडीम करना है ना, रीपे करना है, लौटाना है। अब सोचो, ये 1 लाख रुपए कंपनी के पास कहां से आएगा? भाई आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है ना, तो देने के लिए पहले पैसा आपके पास होना चाहिए। तो 1 लाख रुपए उनको देने के लिए 1 लाख रुपए आपके पास कहां से आएंगे? तो इसका पहला तरीका क्या है? हो सकता है, ध्यान से सुनना, हो सकता है आपकी बैलेंस शीट में कुछ फ्री रिजर्व्स स्टैंड कर रहे हो। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो प्रॉफिट्स। ये ना काफी डिटेल में ये चीजें मैं आपको अकाउंट्स में बताऊंगा, फिलहाल सुनना। हो सकता है आपकी बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट्स अवेलेबल हो। जैसे एग्जांपल लो, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है 40,000 का, पीएल पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में 30,000 का। तो मुझे बताओ, मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के लिए कितने रुपए चाहिए? 1 लाख। 1 लाख में से 40,000 पड़ा है जनरल रिजर्व में, 30,000 पड़ा है पीएल में, तो 70,000 तो मेरे पास पड़ा हुआ है पैसा, है ना? 70,000 रुपए तो मेरे पास पड़ा हुआ है। कितने पैसे की और जरूरत है? 30,000 रुपए की और जरूरत है। कंपनीज एक्ट कहता है वो 30,000 कहां से ला सकते हो आप? एक काम करो, फ्रेश इश्यू कर दो। किसका? शेयर्स का। तो बहुत सिंपल बात है ना। आपको बताओ कितना रुपए चाहिए था? 1 लाख। 70,000 तो पड़ा हुआ है आपके पास, और कितना चाहिए? 30,000। एक काम करो, 30,000 रुपए के क्या इश्यू कर दो? शेयर्स। अब चाहे इक्विटी शेयर्स इश्यू करो, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करो 30,000 रुपए के। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने 30,000 रुपए के क्या इश्यू कर दिए? इक्विटी शेयर। तो अब बताओ, 70 पड़ा हुआ था, 30 के इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए, कितना आ गया? 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए किसको दे देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। एक बात याद रखना, कंपनीज एक्ट साफ साफ कहता है फ्रेश इश्यू किसका करना है? शेयर्स का। सिक्योरिटी नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखनी है मेरी बात। फ्रेश इश्यू शेयर्स का करना है, सिक्योरिटी नहीं लिखा है। क्योंकि अगर मैं ये लिख दूं ना, फ्रेश इश्यू सिक्योरिटीज का करना है, तो सिक्योरिटीज में तो डिबेंचर्स भी आ जाते हैं। जबकि उसने साफ साफ कहा है आपको फ्रेश इश्यू सिर्फ और सिर्फ शेयर्स का करना है, बीट इक्विटी बीट प्रेफरेंस। मतलब डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते हो आप, सिर्फ शेयर्स ही इशू कर सकते हो।
मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो रही हैं सबको। चलो अब आती है तीसरी बात, ध्यान से देखनी है, क्रिएशन ऑफ सीआरआर। अच्छा ये सीआरआर क्या होता है? सीआरआर स्टैंड्स फॉर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। मेरी बात सुनिए सब। पता है एक कंपनीज एक्ट एक चीज कहता है आपको, वो क्या? कंपनीज एक्ट कहता है जितने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन आपने आउट ऑफ प्रॉफिट्स किया ना, उतना अमाउंट प्रॉफिट्स में से आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, उन्होंने कहा जितने के प्रेफरेंस शेयर्स आपने आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम करे ना, उतना अमाउंट प्रॉफिट्स में से आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए, जिसमें से मुझे बस इतना बता दो प्रॉफिट्स के थ्रू कितने के हुए? 70,000 के। तो उन्होंने कहा 70,000 रुपए आपको कहां ट्रांसफर करने पड़ेंगे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। मैंने कहा जरूरी है करना? उन्होंने कहा बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी है ये करना। अच्छा फिर मैंने उनसे एक बात और पूछी कि एक बात बताओ, ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का फायदा क्या है? इसको यूटिलाइज कल को करना चाहूं तो किस काम के लिए इस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूटिलाइज कर सकता हूं? उन्होंने कहा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए यूटिलाइज होगा। वो क्या? बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए। मतलब अगर कल को कंपनी डिसाइड करती है कि हमें बोनस शेयर्स इश्यू करने हैं, तो बोनस शेयर्स को इश्यू करने के लिए आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यूटिलाइज कर सकते हो। इन सब की अकाउंटिंग एंट्रीज अकाउंट्स में बताऊंगा आपको, ठीक है? अच्छा अब आता है नोटिस ऑफ रिडेम्पशन। याद रखना, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करोगे तो उसका एक नोटिस आरओसी को देना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर। अच्छा 6th पॉइंट में आपको वैसे ऑलरेडी ना इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम में करा चुका हूं, सेक्शन 52। अगर आपको याद हो तो हमने सेक्शन 52 में यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ा था। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को किस किस काम के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो, सेक्शन 52 आपको बताता है। और उसमें अगर याद हो तो मैंने कंपनीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो थी कंपनी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133 और एक थी अदर कंपनीज। अगर आपको याद हो सेक्शन 133 में जो कंपनी स्पेसिफाइड है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को सिर्फ 3 कामों के लिए यूटिलाइज कर सकती हैं। ठीक है, याद दिलाओगे जरा एक बार, कौन कौन से 3 काम थे? पहला, बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। दूसरा क्या था? अगर कंपनी कोई शेयर्स या कोई डिबेंचर्स इश्यू करती है और इश्यू पे क्या पे करती है, मेरे को बताओ अपने आप जरा। इश्यू पे एक्सपेंसेस इंकर करती है या कमीशन पे करती है या फिर इसके अलावा डिस्काउंट पे इश्यू करती है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो। और तीसरा, बायबैक के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर हुई, बात सुनो, इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर हुई, अगर 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 प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, अज्यूम करके चलो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर 10% के प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, तो 1 लाख पे 10% मतलब 10,000 के प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। तो उस केस में मुझे बताओ, वो 10,000 रुपए का प्रीमियम क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ओनली इन द केस ऑफ अदर कंपनीज। अगर आपको याद हो तो कंपनी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 133 सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को सिर्फ और सिर्फ 3 कामों के लिए यूटिलाइज कर सकती है। बोनस के लिए, खर्चे, कमीशन, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए और बायबैक के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकती, जबकि अदर कंपनीज सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को 5 कामों के लिए यूटिलाइज कर सकती है। बोनस के लिए, बायबैक के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए। तो ये बात याद रखोगे।
अगर कंपनी 133 में स्पेसिफाइड है तो वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ नहीं कर सकती। अगर अदर कंपनी है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ कर सकती है। इसके लिए ना एक बार सेक्शन 52 रेफर करना, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो हमें इस सेक्शन में 55 में कवर करना है, दैट इज पोजीशन वेयर कंपनी इज अनेबल टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। अब सुनो, अज्यूम करके चलो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होने हैं। कितने रुपए के? 1 लाख रुपए के। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 10 रुपए के हिसाब से, ये रिडीम होने हैं। सोच के देखो, रिडेम्पशन के लिए क्या चाहिए? पैसा। अज्यूम करके चलो कंपनी के पास पैसा है ही नहीं, कंपनी के पास पैसा नहीं है। तो अब कंपनीज एक्ट ने क्या कहा? कंपनीज एक्ट ने एक बात कही, क्या? अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने की पोजीशन में नहीं हो, मतलब इतना पैसा नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के लिए, तो आप एक काम करो, उन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स को आप फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स क्या कर दो? इशू। मतलब गवर्नमेंट क्या कह रही है, इन 10,000 शेयर होल्डर्स को कैश देने के लिए तो है नहीं आपके पास, तो आप इनको फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स क्या कर दो? बताओ, इशू कर दो। मतलब शेयर्स के बदले उनको शेयर्स दे दो, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट 3/4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कंसेंट चाहिए। तो 10,000 का 3/4 अगर करें तो 7,500 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 7,500 शेयर्स का आपको कंसेंट चाहिए, ट्रिब्यूनल का अप्रूवल चाहिए। और अब मुझे चलो एक बात बताना, सुनो एक बात बताना, चलो 3/4 ने कंसेंट दे दिया, ठीक है, 3/4 ने कंसेंट दे दिया, ट्रिब्यूनल ने भी कंसेंट दे दिया। अब मुझे जानना है 10,000 का 1/4 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 2,500 शेयर्स, उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया। तो याद करो मैंने बार बार क्या कहा है, जिन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया उनको क्या कहेंगे? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो गवर्नमेंट पता है कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है कि ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास कर सकती है, क्या? कि जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है ना, डिसेंटिंग मतलब जो अपने अमाउंट के बदले फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स लेने को तैयार नहीं है, उनको आप फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करोगे, उनको आपको रिडीम करना पड़ेगा बाय कैश। यानी अब देखो, सुनो, सम अप इस केस का यह है कि 7,500 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 7,500 शेयर्स को तो मैं इश्यू कर दूंगा फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और बचे हुए 2,500 जो फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स लेने को तैयार नहीं थे, उनको मुझे देना पड़ेगा कैश। बात बताओ क्लियर हुई? ये आपका सेक्शन 55। काफी चीजें आपको ना, जब मैं एंट्रीज बनवाऊंगा तो काफी चीजें तब क्लियर होंगी, ठीक है। चलो एक और सेक्शन कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।